8 अप्रैल 2023 आज की एक बहुत ही बड़ी खबर है और ये खुशखबरी है मुस्लिम वर्ल्ड के लिए ख़ास तौर से। 8 साल से यमन में जारी जंग का खात्मा होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सऊदी अरब और यमन के दरमियान जो जंग 8 साल से जारी थी उसके ख़ात्मे का ऐलान हो चुका है। और ये जो अभी चाइना के अंदर टॉक्स हुए थे सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, जिसके बाद सऊदी अरब और ईरान में दोनों में बहुत अच्छे रिश्ते हो गए हैं, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। तो उसके नतीजे में इस फैसले को लिया गया है। जो ख़ास बात है इस जंग की वो ये है कि इस जंग का ख़ात्मा ईद के दिन, यानी जो सऊदी अरब और अरब के अंदर जो ईद होगी वो 20 अप्रैल को है। उस दिन ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट करने का ऐलान किया गया कि जानकारी अभी तक हासिल हो रही है। और इस खबर को अभी चूँकि ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन इसकी डिटेल ट्विटर पे और कई सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आ चुकी है। हमने कल के ही अपने एक वी ब्लॉग में ये जानकारी दी थी कि यमन की जंग को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए कई सारे मुल्कों के दरमियान ओमान में बातचीत चल रही है, जिसमें सऊदी अरब और यमन जो सीधे सीधे दो फरीक थे, उनके अलावा चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और कतर की इम्पोर्टेंस इस वक्त अरब के देशों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और उसका जो रोल है, उसकी जो अहमियत है, उसकी जो पोजीशन है बहुत बड़ी हो गई है। कतर ने अफ़गानिस्तान की जंग में बहुत अहम रोल अदा किया और अफ़गानिस्तान से अमेरिका जो 20 सालों से वहाँ जंग कर रहा था उसको वहाँ से विदाई दिलाई। तो वो कतर के अंदर ही दोहा में तमाम एग्रीमेंट्स वगैरह हुए थे और सारी टॉक्स चली थी। इसके बाद जो डेवलपमेंट्स ईरान और सऊदी अरब के लेकर के हुए चाइना के अंदर, जो दोनों मुल्कों के दरमियान बीच आपस में बहुत तनाव रहते थे, वो दोस्ती हुई। इस दोस्ती में पाकिस्तान और तुर्की की बहुत अहम किरदार थे। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों को अच्छा कराने की कोशिश की इमरान खान की हुकूमत के दरमियान, और उसी वक्त में चाइना और सऊदी अरब के रिश्ते अच्छे हो गए थे। साथ ही सऊदी अरब और रशिया के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए थे, जिसके बाद अब सऊदी अरब पूरी तरह से अमेरिकी जो लॉबी है, अमेरिकी जो ग्रुप है, उसकी गिरफ्त से बाहर हो चुका है। और अब वो पूरी तरह से, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कई रिपोर्ट्स में, वो पूरी तरह से रूस और चाइना के साथ क्लब कर लिया उसने अपने आप को। और सऊदी अरब के ऊपर बहुत सारे इस दौरान प्रेशर रहे, ख़ास तौर से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिस वक्त उन्होंने सऊदी अरब की कमान संभाली थी, वहाँ की हुकूमत अपने हाथ में ली थी, उस वक्त उनकी उम्र कम थी, 30 साल के लगभग थी। और उस कम उम्री में अमेरिका ने उनको भड़का करके कई सारे गलत फैसले करवाए थे, जिसमें एक ये यमन की जंग शुरू करवाना भी था। साथ ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके रिश्ते बिगड़े, तुर्की के साथ उनके रिश्ते बिगड़े, सऊदी अरब के और ईरान के रिश्ते बहुत ख़राब हुए, और सऊदी अरब और सीरिया के रिश्ते बहुत ख़राब हुए। लेकिन एक डेवलपमेंट ट्रंप की सरकार के जाने के बाद जो बाइडेन की सरकार में हुआ, जब जो बाइडेन ने कहा कि हम मोहम्मद बिन सलमान को खशोगी के मर्डर में, खशोगी की हत्या में सज़ा देंगे, उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान के किंग सलमान, क्राउन प्रिंस के वालिद, फादर, उन्होंने रात के वक्त तुर्की के राष्ट्रपति से 1 घंटे तकरीबन, जो जानकारी के मुताबिक, जो खबरें हैं उनके मुताबिक तकरीबन 1 घंटे तैयब अर्दगान से बात की। और चूँकि तैयब अर्दगान किंग सलमान को अपने फादर की तरह मानते हैं, और जो खशोगी थे उनकी पत्नी तैयब अर्दगान को अपने भाई की तरह मानती हैं। तो वहाँ किंग ने तैयब अर्दगान के ज़रिए इस मामले को ठंडा करने के लिए, या जो भी बैलेंस था उसको करने के लिए कहा, क्योंकि तुर्की उन दिनों सऊदी अरब के बहुत ख़िलाफ़ था, ख़ास तौर से क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान की वजह से, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका की ज़बान बोलते थे। लेकिन ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे अरब के अंदर, उसमें फिर किंग सलमान के कहने पर तुर्की ने अपना रोल, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल किया। साथ ही किंग सलमान ने उसी रात, जिस रात तैयब अर्दगान से बात की थी, इमरान खान से बात की। इमरान खान उस वक्त
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, और अगले ही दिन एक फॉरेन मिनिस्टर्स की विज़िट हुई। फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब ने पाकिस्तान विज़िट की, और जो वो कर्ज़ा $2 अरब का उन्होंने पाकिस्तान को दिया हुआ था, जिसको क्राउन प्रिंस ने वापस मांग लिया था कि हमारा पैसा हमको वापस दो, वो चीज़ें फिर सेटल्ड हुई और पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हुए। और पाकिस्तान का जो बेल्ट एंड सी वाला प्रोजेक्ट है, उसमें पैसा लगाने के लिए भी सऊदी अरब उस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। यही वो वक्त था जब पाकिस्तान के ने बीच में मीडिएशन करते हुए, इमरान खान की हुकूमत ने मीडिएशन करते हुए चीन और सऊदी अरब के रिश्तों को बहुत बेहतर बनवाया, और सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों को अच्छा कराने के लिए फिर चीन ने कोशिशें उस वक्त शुरू की। चूँकि यमन के अंदर 8 साल तक बहुत ख़तरनाक वाली जंग चली है, और यमन मुस्लिम देशों में सबसे कमज़ोर एक देश है, उसके वहाँ गुर्बत बहुत है, और इस दौरान जो 8 साल जंग हुई है, तकरीबन सिर्फ 18% जो इमारतें हैं वहाँ वो खड़ी रह गई हैं, यानी 88% जो बिल्डिंगें थी यमन के अंदर वो जंग में तबाह हो गई हैं। तो वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए, लेकिन यमन जंग नहीं हारा, क्योंकि वहाँ पर ईरान का इन्वॉल्वमेंट था। ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं, हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह और कस्साम ब्रिगेड, ये तमाम उसमें शामिल रहे। और चूँकि ईरान की जो बड़ी ताकत है, या ईरान की जो ताकत है, असल ताकत है, वो उसकी प्रॉक्सीज़ हैं, जिसके खौफ में अमेरिका और यूरोप के मुल्क भी रहते हैं। क्योंकि अभी तक ईरान की जो ताकत है वो उसने कभी जाहिर नहीं की है, लेकिन उसकी जो प्रॉक्सीज़ हैं उनकी ताकत वो वक्त वक्त पे जाहिर होती रहती है, चाहे वो फ़लस्तीन के मामले को लेकर के हो, चाहे जॉर्डन या लीबिया या सीरिया में हो। तो वहाँ पर ईरान ने बहुत अपनी तरफ से पार्टिसिपेट किया था। यमन के साथ साथ सीरिया में भी और इराक़ के अंदर ईरान की जो प्रॉक्सीज़ थी उन्होंने जंग में हिस्सा लिया, और वहाँ दाइश को ख़त्म करने में तुर्की और रूस के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी। तो ये जो एक ट्रायंगुलर तुर्की, रूस और ईरान का बना था, फिर बाद में उसमें एक्सपेंशन हुआ कि चाइना की एंट्री हुई, और चाइना ने फिर, चूँकि चाइना एक ऐसा मुल्क है जो जंगें नहीं करता है, वो अपने कारोबार के ज़रिए कारोबारी सहयोगी अपना साथी बनाता है मुल्कों को, और उसके ज़रिए अपना कारोबार बढ़ाता है। तो चीन ने सऊदी अरब के साथ, ईरान के साथ अच्छे रिश्ते किए, फिर इन दोनों के रिश्ते अच्छे करवाए, और अब जा कर के ये यमन की जंग को रोकने के लिए चाइना की कोशिशों से जो एग्रीमेंट हुआ था उसका एक्सपेंशन है ये। तो अब ये तय हो चुका है कि यमन की जंग 8 साल के बाद ईद के दिन उसके ख़ात्मे का ऐलान हो जाएगा, और ये तमाम अरब के लिए और मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक खुशखबरी है। तो यहाँ पर ट्विटर पर बहुत सारे यूज़र्स हैं जिन्होंने इस खबर को की अपडेट्स दी हैं। इसमें एक ट्विटर यूज़र है सर्वर, उन्होंने यहाँ पर लिखा है अलमदाइन कॉरेस्पोंडेंट, ये न्यूज़ एजेंसी है अरब की अलमदाइन, उसकी तरफ से ओमान डेलीगेशन हैव अराइव्ड एट सना इंटरनेशनल रिपोर्ट एंड सऊदी डेलीगेशन विल अराइव टुमारो। ये कल की खबर है, यानी आज वो आज के लिए आज यहाँ पर सऊदी अरब का भी डेलीगेशन पहुँच गया है। वहीं सर्वर लिखते हैं यमनी अंसारुल्लाह ऑफिशियल मोहम्मद अल बुख्तारी ने कहा है कि एन अंडरस्टैंडिंग इज रीच्ड विद सऊदी अरब एंड आई कैन नॉट डिस्क्लोज इट्स डिटेल, कि सऊदी अरब और यमन के दरमियान आपसी एक सहमति बन गई है, और लेकिन इसकी जो डिटेल हैं, तफसील है, उनके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। वहीं पर सर्वर एक और ट्वीट करते हैं सऊदी अरब एंड Saudi Arabia to end Yemen war. A delegation representing Saudi Arab and Oman is due to meet with Houthi leaders in Sana'a next week. अगले हफ्ते ये मुलाकात होगी सना में, जो कैपिटल है यमन की, ओमान, सऊदी अरब और हूती लीडरशिप की। और 8 साल से जो जंग जारी है उसके ख़ात्मे का ऐलान होगा, ये सर्वर लिखते हैं। सर्वर का ही एक ट्वीट और है, सोर्सेस टोल्ड रियूटर के ज़रिए ये खबर उन्होंने लिखी है यहाँ पर। 20 अप्रैल को ईद के मौके पर
ईद की छुट्टियों में जंग के ख़ात्मे का ऐलान होगा। दोनों फरीक यानी यमन और सऊदी अरब के दरमियान ये बात तय हो गई है। वहीं पर स्प्रिंटर हैं, उन्होंने लिखा है सऊदी अरबिया हैज डिसाइड टू एंड द वॉर इन यमन। ए सऊदी डेलीगेशन विल ट्रैवल टू सना नेक्स्ट वीक टू कंक्लूड एन एग्रीमेंट विद यमन, रियूटर रिपोर्टेड। ये रियूटर की खबर से उन्होंने स्प्रिंटर ने लिखा है। हसन मफ़ी हैं, वो भी लिखते हैं द US sent billions of dollars of weapons to Saudi Arabia but that didn't help them win the war in Yemen and certainly didn't create successful security for Saudi Arabia. The Saudis understood this and now they are changing course and want to end the war in Yemen. इसी तरह से हादी नसरुल्लाह हैं, इन्होंने भी लिखा है गुड न्यूज़, सऊदी अरबिया और यमन के दरमियान जंग ख़त्म होने जा रही है। 20 साल से 2015 से ये जंग जारी थी और जिसमें लाखों बच्चों की मौतें हुई हैं और ज़ख्मी हुए हैं और फाइनली ये अब इस जंग को ख़त्म करने के लिए तैयार हो गए। थैंक्स टू चाइना, चीन का शुक्रिया, उसने ये कोशिश की इस जंग को रोकने के लिए। ईरान ऑब्जर्वर ने भी इस पर लिखा है अलमदाइन के सोर्स से सऊदी अरबिया हैज डिसाइड टू एंड द वॉर इन यमन वंस फॉर ऑल। तो ये एक अच्छी खबर, इसके बारे में हमने कल अपने वी ब्लॉग में बताया था कि दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत चल रही है ओमान में और ये जल्दी ही एक मुआहदा रमज़ान के आखिरी अशरे में हो जाएगा। तो हमारी कल की ख़बर पर कि अब ये इस तरह से पुष्टि हो गई है कि हाँ इस तरह की टॉक्स आपस में जारी थे। वहीं पर एक ख़बर और है और ये ख़बर है चीन और ताइवान के दरमियान जो एस्केलेशन है, आपस में तनाव है, उसको लेकर के। जानकारी के मुताबिक 71 चाइना के 71 जहाज़ों ने, जिसमें 9 उसके जंगी बेड़े हैं शामिल हैं, 8 अप्रैल को उन्होंने ताइवान को चारों तरफ से घेरा और इसके वीडियोस भी हैं जो हम इस रिपोर्ट के आखिर में दिखाने की कोशिश करेंगे। वहीं पर सर्वर एक ट्वीट करते हैं, वो लिखते हैं चाइना लॉन्च मिलिट्री ड्रिल अराउंड ताइवान इन द स्ट्रीम इन ए स्ट्रेन वार्निंग टू ताइवान गवर्नमेंट। अभी चूँकि ताइवान की जो राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका गई थी, जिसके बाद से फिर से वहाँ पर तनाव बढ़ गया है चाइना और ताइवान के दरमियान। तो अमेरिका, हम बार बार ये बात बताते हैं कि अमेरिका इस दुनिया में जहाँ भी जंगें होती हैं उनको भड़काने में, उनको शुरू करने में अमेरिका का रोल रहता है और अमेरिका के पीछे जो पॉलिसी रहती है, जो दिमाग रहता है, वो रहता है यूके का। बाकी जो अमेरिका की लॉबी के, अमेरिका के ग्रुप के जो मुल्क हैं वो उसमें उसकी मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर के यूरोप के जो साम्राज्यवादी मानसिकता के देश थे, जिन्होंने दुनिया में सैकड़ों सालों तक तमाम बहुत सारे मुल्कों को, एशिया के मुल्कों को, जिसमें भारत भी 250 बरस तक ब्रिटेन का, इंग्लैंड का गुलाम बन के रहा था, इसी तरह से अफ्रीका के मुल्कों को, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, इन तमाम मुल्कों को इन्होंने कब्जे करके इन पर हुकूमतें की सैकड़ों सालों तक और वहाँ से लूटपाट करके अपने ख़जाने इन्होंने भरे हुए हैं। तो ये बहुत दौलतमंद और आज के वक्त विकसित देश हैं और आज के सभ्य देश यही कहलाते हैं, जो एक वक्त के डाकू मुल्क हैं। तो अमेरिका की कोशिश ये है कि रूस में और यूक्रेन में अभी जंग चली रही है, साथ ही ताइवान को भड़का करके किसी तरह से चीन के ख़िलाफ़, चूँकि चीन एक ग्लोबल पावर बन चुका है और आज की दुनिया में चीन फैसले ले रहा है। चाइना ने, जैसा हमने बताया कि अभी ईरान और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ती करवाई है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के जो एक सांसद हैं, राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने तो ट्वीट करके कहा कि यह 21वीं सदी का सबसे बड़ी खबर है। इतना इम्पोर्टेंस उन्होंने दी कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी घटना इसको करार दिया था, चीन और सऊदी अरब की दोस्ती को। क्योंकि दुनिया को समझ में आ रहा है, मानते हैं कि दोनों मुल्कों के एक होने का असर पूरी दुनिया पे क्या होगा। ये ऑयल प्रोडक्शन के मामले में इनकी तूती बोलती है, सऊदी अरब जो तय करता है, क्योंकि सऊदी अरब ऑयल का बड़ा प्रोड्यूसर है।
तो चीज़ें अभी भी सऊदी अरब की गिरफ्त में हैं, वो जो डिसाइड करेगा। अब इस मामले में चीन को ये तमाम चीज़ें समझ में आती हैं, और चीन आज के वक्त में जो कभी अमेरिका हुआ करता था फैसले लेने और फैसले मनवाने की पोजीशन में, वो आज की तारीख में चीन है। चीन की कोशिशें यूक्रेन की जंग को रोकवाने में भी जारी हैं। अभी 2 दिन पहले ही फ्रांस के राष्ट्रपति चाइना पहुंचे हुए थे, और वहाँ यूक्रेन की जंग को ख़त्म करने के लिए चाइना के साथ बहुत लंबी उनकी वार्ता हुई है, और मीडिया रिपोर्ट्स में इन खबरों को काफ़ी अहमियत के साथ वेस्ट मीडिया ने भी, जो अमेरिका वगैरह के अखबारात हैं, और फ्रांस ने इसको कई सारी रिपोर्ट्स इस पर फ्रांस की तरफ से और जर्मनी का DW की तरफ से इसमें छापी गई थी। BBC ने भी उसको कवरेज दिया है। तो चाइना इस वक्त अहम रोल अदा कर रहा है, और ये एक अरब देशों के लिए अच्छे खबरें हैं। वहीं तालिबान ने एक खबर तालिबान और अफ़गानिस्तान को लेकर के भी है। तालिबान ने जो आतंकवादी गुट है दाइश, उसके विरुद्ध उसके ख़िलाफ़ एक अभियान शुरू किया है, और ये परवाने जो प्रांत है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पर उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है, और कई दाइश के जो बड़े जाने माने आतंकवादी हैं उनके मारे जाने की खबरें भी हैं। क्योंकि दाइश को अभी भी अमेरिका मदद कर रहा है, और इराक और सीरिया से हेलीकॉप्टर वगैरह जहाज़ों के ज़रिए वो अफ़गानिस्तान में पहुंचा रहा है। इस तरह की रिपोर्टें पहले हासिल होती रही हैं। तो दाइश के पीछे अभी भी अमेरिका खड़ा हुआ है, और अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। और आए दिन जो अभी भी कभी कभी वैसे तो अफ़गानिस्तान में पूरी तरह अमन है, लेकिन फिर भी वहाँ ख़ास तौर से काबुल के अंदर कई सारे विस्फोट पिछले वक्तों में हुए हैं, जिसमें मासूम बेकसूर लोगों की जानें गई हैं। मस्जिदों में ये धमाके हुए हैं कई सारे प्रांतों में। तो वो दाइश के कारनामे थे। तो दाइश के ख़िलाफ़ तालिबान ने एक बड़ा अभियान चलाया है, जिसमें आज की खबर ये है कि कई सारे दाइश के बड़े आतंकवादी मारे गए हैं। वहीं पर एक खबर और है, जिसमें ट्रंप के ऊपर जो तालिबान की अफ़गानिस्तान से जो वापसी हुई थी अमेरिका की, शर्मनाक वापसी थी वो 20 साल के बाद जंग हार करके बहुत बुरी तरह से। और अफ़गानिस्तान की जंग हारने के बाद से ही अमेरिका का डाउनफॉल शुरू हो गया है। उस वक्त ब्रिटेन ने भी कहा था कि अब अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा है। ये जब अफ़गानिस्तान से इनकी वापसी हुई थी, तब ब्रिटेन की तरफ से ये बयान जारी हुआ था। तो आज जो बाइडेन ने अमेरिका की जो वापसी हुई थी उसके लिए ज़िम्मेदार पूरी तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो ट्रंप की सरकार थी, उसको बताया और कहा है कि हमारी नाकामयाबी वो ट्रंप की वजह से हुई। वहीं एक खबर और है उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया से है ये कि अमेरिका और साउथ कोरिया और जापान ने अभी एक समंदर में उन्होंने आपस में युद्ध अभ्यास किया था, और इस बात से गुस्से में आकर के उत्तर कोरिया ने एक पनडुब्बी परीक्षण किया है। ये न्यूक्लियर परमाणु परीक्षण है, और वो समंदर की तह से उन्होंने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया ने एक ऐसी पनडुब्बी का परीक्षण किया है जो पानी के नीचे परमाणु हथियार से हमला करने में सक्षम है, और ये मानव रहित है। उत्तर कोरिया ने शनिवार को दावा किया कि उसने पानी के नीचे परमाणु हथियारों से हमला करने में सक्षम एक पनडुब्बी का परीक्षण किया है। इस पनडुब्बी को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये नौसेना के पोतों को तबाह कर देगी। 4 दिन तक चले इस परीक्षण की खबर अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के परमाणु संबंधित दूतों को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हुई बैठक के एक दिन बाद आई। इस बैठक में तीनों देशों के दूतों ने उत्तर कोरिया की ओर से बढ़ते परमाणु खतरे पर चर्चा की, और उत्तर कोरिया के हथियार कार्यक्रम का वित्तीय पोषण करने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाइयों का आह्वान किया था। उत्तर कोरिया की सरकार कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि पनडुब्बी का नाम होडल 2 है, जिसका मतलब सुनामी या ज्वार भाटी जो लहरें हैं वो है, और ये 71 घंटों से ज़्यादा वक्त तक पानी के नीचे घूमती रहती है। और फिर इसने पूर्वी शहर तानचोन के पास अपने लक्ष्य को भेज दिया।
चूँकि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में तनाव रहता ही है, और वहाँ पर अमेरिका इन दोनों मुल्कों के बीच, जैसे भारत और पाकिस्तान के दरमियान माहौल बना रहता है जंगों का, उसी तरह के माहौल उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में भी रहता है। और उसमें जापान, ख़ास तौर से जापान और अमेरिका दोनों ही भड़काने की कार्रवाइयाँ भड़काने की कोशिशों में लगे रहते हैं। एक और ख़बर है, ये थोड़ी सी दुख की खबर है कि नाइजीरिया के अंदर एक गांव में बंदूकधारियों ने हमला किया और जिसमें कम से कम 50 लोगों की हत्या की खबर है। जानकारी के मुताबिक बंदूकधारियों ने 47 लोगों की हत्या कर दी। इससे पहले इसी जगह पर 3 अन्य लोगों की हत्या कर दी गई थी। नाइजीरिया की पुलिस ने हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि हमलावरों ने एक बाजार में आग भी लगा दी। पुलिस के अनुसार इस हमले में एक पुलिस अधिकारी सहित 8 लोग मारे गए। जानकारी के मुताबिक हमले का मकसद अभी तक कोई पता नहीं चला है। हालांकि दोनों हमलों में के एक दूसरे से जुड़ने की आशंका है। किसी संगठन ने भी अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। स्थानीय जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि उन्हें संदेह है कि स्थानीय चरावाहों ने हमले किए हैं, क्योंकि इससे पहले भी उत्तर मध्य नाइजीरिया में भूमि विवाद को लेकर किसानों के साथ उनके कई झगड़े हुए हैं। एक खबर सीरिया से है। सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं बशर असद, उन्होंने ईरान का शुक्रिया अदा किया है। और ये शुक्रिया क्यों उन्होंने किया है कि वो किया है कि अभी जैसा कि 4 देशों के जो विदेश मंत्री हैं, जिसमें सऊदी अरब, ईरान और इराक और सीरिया, ये आपस में मिले थे इराक के अंदर। तो सऊदी अरब और सीरिया के भी आपस में रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं। और सीरिया के राष्ट्रपति ईद से पहले यानी रमज़ानों के ही वक्त में या ईद के कुछ 2-4 दिन के बाद में सऊदी अरब की विज़िट करने वाले हैं। तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया है ईरान के राष्ट्रपति ने। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के गृह मंत्री मेजर जनरल मोहम्मद अब्दुल रहमून ने दमिश्क में ईरान के राजदूत के विदाई समारोह में कहा कि तेहरान ने हर स्तर पर दमिश्क का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ईरान के राजदूत मेहदी सुबानी ने दमिश्क में अपनी तैनाती के दौरान ईरान तथा सीरिया के संबंधों को विस्तृत एक सुदृढ़ बनाने के लिए अथक कोशिशें की। इस कार्यक्रम में मेहदी सुबानी ने ईरान और सीरिया के द्विपक्षीय संबंधों की सराहना करते हुए कहा कि ईरान की ओर से सीरिया की जनता का समर्थन आगे भी जारी रहेगा। तो अरब से इन दिनों बहुत अच्छी खबरें मिल रही हैं और लंबे वक्त से जो वहाँ जंगों का माहौल रहता था, वो जंगें अब थम गई हैं। एक आखिरी जंग जिसके बारे में अभी हमने बताया था, यमन की जंग, उसके बारे में खबर अब ये है, बिल्कुल पुष्टि है उसकी, कि वो 20 अप्रैल को उसके बारे में समझौता दोनों मुल्कों में हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगी। आज की जो अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरें थी उनकी अपडेट्स हमने आपको दी है। आपसे हमारी बार बार रिक्वेस्ट रहती है कि हमारी ख़बरों में अगर किसी तरह की कोई कमी हो, रिपोर्ट में कहीं आंकड़ों की गलती हो या इंफॉर्मेशन की गलती हो, तो मेहरबानी करके उसको कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। और अगर ख़बरें अच्छी लगती हैं तो मुमकिन हो तो इसको शेयर भी करें, और अगर मुमकिन हो तो हमारे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। आपका शुक्रिया, बने रहिए, देखते रहिए टीसीएन न्यूज़। शुक्रिया आपका। I've met the national security types when I was at the Hudson Institute for many years, and they're crazy. They are filled with hatred of the stories that they grew up about their family suffering in the Holocaust, and they look at the whole rest of the world as being potential enemies that somehow want to put them in the gas chambers. And these are twisted people, and indeed this is why people are afraid of the deep state in the United States. They're nuts.